स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज है 3 सितंबर। आज हम करेंगे द हिंदू का एडिटोरियल एनालिसिस, जिसमें एक ही एनालिसिस करने के लिए हमारे पास इशू है, वो है इंडिया साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स मोर देन पैचेस। इंडिया के साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर ये एक टॉपिक है जिस पर आइए शुरू करते हैं। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि इंडिया में जो है साइबर क्राइम के केसेस जो हैं दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अकॉर्डिंग जो केसेस 2016 में 12,000 के लगभग थे, आज 2022 में 50,000 से भी ज़्यादा क्रॉस कर चुके हैं। और ये सिर्फ रजिस्टर्ड केसेस हैं। इनके अलावा बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो कभी रजिस्टर ही नहीं होते, जहां पर आदमी के साथ साइबर क्राइम में लूट हो जाती है, लेकिन वो किसी को भी इन्फॉर्म नहीं कर पाता है। ये बता दूं कि जैसे जैसे जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का चलन बढ़ता जा रहा है, लोग जो है नए नए गैजेट्स को यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का जो है मार्केट में ज़्यादा फ्लो बढ़ रहा है, तो साइबर क्राइम भी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और मुश्किल की घड़ी में जो है सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि हमारी इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के पास जो है इस तरह के साइबर क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए वो जो ऑप्शंस हैं वो बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन हैं। इंडिया में जो है पुलिस और पब्लिक ऑर्डर ये हमेशा से जो है स्टेट लिस्ट में रहे हैं, और ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट की कि वो नेसेसरी साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करे स्टेट के अंदर। वहीं दूसरी तरफ जैसे कि आईटी एक्ट है और जो दूसरे मेजर लॉज हैं, ये हमेशा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लेजिस्लेट किए जाते हैं। इसलिए ये कहना भी गलत नहीं होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने आज तक भी कोई भी एक यूनिफॉर्म स्टैट्यूटरी प्रोसीजर जो है क्रिएट नहीं किया है किसी भी इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लिए कि कैसे जो है उन्हें इस तरह के क्रिमिनल्स के साथ या साइबर क्राइम के साथ डील करना है। केवल और केवल जो एक बड़ा स्टेप सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया है वो है जिसमें उन्होंने सेटअप किया है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। ये इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर जो है ये सेटअप किया गया था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और इसका जो मुख्य काम है वो ये है कि सेंट्रलाइज साइबर सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन जो इंडिया में होती है उनको सेंट्रलाइज तरीके से फ्रेम करे। दूसरा, प्रायोरिटी पे रखे कि कौन कौन से टूल्स जो हैं डेवलप करने हैं ताकि जो है इस तरह के किसी भी साइबर क्राइम के साथ डील किया जा सके, और वो सब प्राइवेट कंपनीज जो हेल्प कर सकती हैं इस तरह के खतरे को रोकने के लिए, उन सबको एक ही प्लेटफॉर्म पर लेकर आना। इसके अलावा जो दूसरे काम है वो है कि रिसर्च प्रॉब्लम्स जो है साइबर क्राइम्स पे वो करनी है। मिसयूज़ अगर साइबर स्पेस का कोई भी एक्सट्रीमिस्ट या टेररिस्ट ग्रुप कर रहा है तो उसे रोकथाम करना, और कोई भी अमेंडमेंट्स अगर करनी है किसी भी साइबर लॉज में तो उन अमेंडमेंट्स का सजेशन जो है ये I4C या फिर इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ही देता है। इसके अलावा I4C कोऑर्डिनेट करता है सारी एक्टिविटीज़ रिगार्डिंग म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटीज़। मतलब अगर कोई भी जो है लीगल ट्रीटी किसी देश के साथ करनी है साइबर क्राइम के रिलेटेड, तो इसके लिए जो है कंसल्टेशन हमेशा I4C का ही लिया जाता है। आगे मैं बता दूं आपको कि साइबर क्राइम में जो है हमारे यहाँ बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है जिसके साथ जो है हमारा पूरा का पूरा क्रिमिनल डिपार्टमेंट जो है जूझ रहा है। यहाँ तक कि हमारे पास कोई सेपरेट प्रोसीजर भी नहीं है इन्वेस्टिगेशन करने का। सेपरेट प्रोसीजर से मतलब है कि आप सभी जानते हैं कि नॉर्मल क्राइम जब होता है तो वहाँ पे एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है जिसमें पुलिस जो है सीन ऑफ क्राइम पे जाती है, वहाँ पर जाकर जो है बारीकी से उस सीन ऑफ क्राइम की जांच करती है। उन्होंने प्रॉपर दस्ताने पहने होते हैं, और इसके बाद जो है फॉरेंसिक लैब वालों को बुलाया जाता है, वहाँ पे फ़ोटो खींची जाती है। ये एक प्रॉपर प्रोसीजर है जो किसी भी इन्वेस्टिगेशन के लिए किया जाता है। वहीं साइबर क्राइम रिलेटेड ऑफेंसेस के लिए आज तक कोई भी प्रॉपर प्रोसीजर जो है डिफ़ाइन नहीं किया गया है। यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस जो हैं या डिजिटल एविडेंसेस जो हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं ट्रेडिशनल क्राइम से, और उनका जो है स्टैंडर्ड या यूनिफॉर्म प्रोसीजर उनके साथ डील करने का बिल्कुल अलग होता है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस के चाहिए कि प्रॉपरली आइडेंटिफाई किया जाए सीन ऑफ क्राइम से, उनको कलेक्ट किया जाए वहाँ से, और ऐसे प्रिजर्व करके रखा जाए उन डिजिटल एविडेंसेस को ताकि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिगेशन में भी उनकी हेल्प करते रहें। यहाँ तक कि एक कॉन्फ्रेंस हुई थी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इन अप्रैल 2016, जिसमें एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई, और उस कमेटी को जो है ये काम दिया गया कि वो ड्राफ्ट रूल्स बनाए कि कैसे जो है डिजिटल एविडेंसेस को जो है कलेक्ट करना है। इस कमेटी ने जो है बहुत पुलिस के साथ बहुत लंबी वार्ता करी, बातचीत की, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ के साथ और एक्सपर्ट के साथ जो है डेलिब्रेशन की, और फाइनली जो है इन्होंने एक ड्राफ्ट बनाया। लेकिन ये ड्राफ्ट जो है आज तक भी ठंडे बस्ते में पड़ा है, और इसे जो है इस ड्राफ्ट पे
कुछ भी काम नहीं हो पाया। वहीं दूसरी तरफ जो है देश में बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल स्टाफ की शॉर्टेज है। स्टेट्स जो है आपका रिक्रूट ही नहीं कर पाए इतनी टेक्निकल स्टाफ को, जो कि एक साइबर क्राइम की इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक रेगुलर पुलिस ऑफिसर जिसकी एक एकेडमिक बैकग्राउंड कोई आर्ट्स, कॉमर्स या लिटरेचर की है, वो पुलिस में भर्ती तो हो जाता है, लेकिन वो कभी भी जो है साइबर क्राइम के साथ डील नहीं कर सकता। इसके लिए चाहिए कि उन्हें एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, जहाँ पे वो उन्हें सिखाया जाए कि कैसे आइडेंटिफाई करना है डिजिटल एविडेंसेस को, कैसे उनको सीन ऑफ क्राइम से जो है सिक्योर करना है, और कैसे जो है प्रिजर्व करना है उनको लंबे टाइम तक, ताकि उन्हें जो है कोर्ट में डिजिटल एविडेंसेस को पेश किया जा सके। यहाँ तक कि लोकल पुलिस ऑफिसर्स को एक बहुत ही जो है बहुचर्चित टर्म है इस साइबर क्राइम की दुनिया में, वो है हैश वैल्यू। हैश वैल्यू के बारे में भी लोकल पुलिस ऑफिसर्स नहीं जानते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि हैश वैल्यू वैसे ही है जैसे कि एक नॉर्मल क्राइम ऑफ सीन पे फिंगरप्रिंट्स हैं। हैश वैल्यू जो है फिंगरप्रिंट्स की तरह काम करता है, और वो हमें बताता है कि कैसे जो है हमारे इस सीन ऑफ क्राइम पे जो फाइल्स पड़ी हैं उनको कैसे रिट्रीव किया जा सकता है, और कैसे जो है उनके डेटा को जो है कंटेन किया जा सकता है। एक बहुत ही जो है पॉपुलर इनफेमस मर्डर था आरुषि मर्डर, जो कि नोएडा में हुआ था और बहुत बार बार न्यूज़ में भी रहा था। उस मर्डर में जो है एक्सपर्ट्स जो हैं डिटेल्स भी नहीं कलेक्ट कर पाए थे, इंटरनेट लॉग्स की, राउटर की, लैपटॉप की, जो उस रात ऑपरेट हो रहा था या नहीं हो रहा था, ये भी जो है लोकल पुलिस ऑफिसर्स वहाँ पे कलेक्ट नहीं कर पाए थे। और मैं आपको बता दूं कि क्योंकि सबूतों का अभाव था और ये आखिर तक पता नहीं चल पाया कि आरुषि का मर्डर किसने किया, तो कोर्ट ने सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस को देखते हुए माँ बाप को ही इस बात का जिम्मेदार ठहरा दिया, और माँ बाप ने जो है एक लंबे समय तक जो है जेल काटी। हालांकि उस इन्वेस्टिगेशन पे आज तक भी जो है उंगली उठती हैं कि वो कैसा इन्वेस्टिगेशन था जिसमें साइबर क्राइम या किसी भी तरह के ट्रेडिशनल क्राइम के कोई एविडेंस ही नहीं मिल पाए और सज़ा भी सुना दी गई। वहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है एक सफिशेंट कैपेसिटी बिल्ड करें ताकि डील कर सकें साइबर क्राइम के साथ। ये दो तरीके से हो सकता है, या तो स्टेट को चाहिए कि वो साइबर पुलिस स्टेशन बनाएं हर डिस्ट्रिक्ट में, हर रेंज में, या फिर वो एक टेक्निकली क्वालिफाइड स्टाफ को जो है रिक्रूट करें हर पुलिस स्टेशन में। आप जानते हैं कि इंडिया में जो है आईटी एक्ट 2000 चलता है किसी भी तरह के साइबर रिलेटेड क्राइम्स के लिए, लेकिन इस आईटी एक्ट 2000 के अंदर भी जो ऑफेंसेस रजिस्टर्ड किए गए हैं उस एक्ट में ये कहा गया है कि कोई भी जो ऑफेंस इस एक्ट में रजिस्टर किया जाएगा उसको इन्वेस्टिगेट केवल और केवल इंस्पेक्टर रैंक का एक ऑफिसर ही कर सकता है। जबकि सच्चाई ये है कि इंडिया की डिस्ट्रिक्ट्स में जो है पुलिस इंस्पेक्टर्स जो है बहुत ही लिमिटेड नंबर में हैं, और ज़्यादातर फील्ड इन्वेस्टिगेशन जो है वो सब इंस्पेक्टर्स द्वारा की जाती है। देयरफॉर इसलिए ज़रूरी बन जाता है कि ज़रूरत है कि इसके अंदर जो है सूटेबल अमेंडमेंट करें ताकि सब इंस्पेक्टर्स को भी एलिजिबल बनाया जा सके इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इन साइबर क्राइम्स को। वहीं जो तीसरी ज़रूरत है वो है साइबर फॉरेंसिक लेबोरेटरीज़ की। स्टेट्स को चाहिए कि साइबर फॉरेंसिक लेबोरेटरीज़ को जो है अपग्रेड करें, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे ऑफेंसेस हैं, जैसे ऑफेंसेस रिलेटेड टू क्रिप्टो करेंसी। आपने देखा होगा कि बहुत सारी बात जो है ऐसा हुआ है कि क्रिप्टो करेंसी में जो है लोगों के साथ फ्रॉड हो गया है। उन्होंने क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, एथेरियम, लिथियम खरीदी, और ख़रीदने के बाद उन्होंने पाया कि जिस अकाउंट में उन्होंने स्टोर करके रखी थी अब वो करेंसी उस अकाउंट में है ही नहीं और वहाँ से उड़ चुकी है। इस तरह के क्राइम्स जो हो रहे हैं उनको सॉल्व करने के लिए एक प्रॉपर जो है तरीका चाहिए, तभी जो है ये सॉल्व हो सकता है। वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कोशिश कर रही है और अनाउंस भी कर चुकी है कि वो जल्दी ही जो है डिजिटल रुपी लेके आएंगे जिसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। अगर इंडिया में भी डिजिटल रुपी आता है तो ऐसा हो सकता है कि उसकी भी हालत जो है वैसी ही हो जैसे क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड फ्रॉड्स की होती रही है। इसलिए सेंटर को चाहिए कि वो स्टेट की हेल्प करे और अपग्रेड करे लेबोरेटरीज़ की जो इंडिया में बनाई गई हैं, और इसके लिए जो भी ज़रूरत के लिए मॉडर्नाइजेशन के लिए फ़ंड्स चाहिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है स्टेट को मुहैया कराना चाहिए, ताकि स्टेट लैब्स के अंदर जो है प्रॉपरली इक्विपमेंट्स दिए जा सकें। क्योंकि बहुत सारे जो ऑफिसर्स हैं वो ये भी नहीं जानते कि जो है सीन ऑफ क्राइम पे जो हार्ड डिस्क होती है उसको कैसे एनालाइज किया जाता है, मोबाइल फ़ोन्स जो हैं उसको कैसे एनालाइज किया जाता है, और बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हैं उनके साथ कैसे डील करना है। ये सब इंडिया के जो ट्रेडिशनल क्राइम के ऑफिसर्स हैं या पुलिस ऑफिसर्स हैं वो नहीं जानते हैं। अब ज़रूरत है इंडिया में लोकलाइजेशन की।
बहुत सारे साइबर क्राइम्स जो हैं जो ट्रांसनेशनल इन नेचर है, मतलब वो जो है आउट ऑफ कंट्री में बैठ के जो है ऑपरेट कर रहे हैं। आपने कई बार सुना होगा कि नाइजीरिया या दूसरे देशों से आपको मैसेज आता है और उस मैसेज में ऐसा लिखा जाता है कि आप जो है फला फला कुछ लाख रुपए जीत गए हैं और अगर आप ये पैसे चाहते हैं तो आप जो है इस लिंक पे क्लिक करें। ये जो है एक ट्रांसनेशनल नेचर का क्राइम है जिसकी ज्यूरिसडिक्शन इंडिया में नहीं आती। इस तरह का इस तरह के क्राइम में जो है एविडेंस को कलेक्ट करना फॉरेन टेरिटरीज से बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ऑल्दो इंडिया ने जो है एक्स्ट्राडाइशन ट्रीटीज़ कर रखी हैं बहुत सारे देशों के साथ, 48 कंट्रीज़ के साथ जो है एक्स्ट्राडाइशन ट्रीटीज़ हैं, लेकिन बावजूद इसके सोशल मीडिया और इस तरह का जो क्राइम है उसको पकड़ पाना जो है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और उसको ट्रेस करना जो है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए ज़रूरत है डेटा लोकलाइजेशन की। बार बार ये मांग उठ रही है कि डेटा लोकलाइजेशन फीचर को जो है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन लॉ में लेके आया जा सके, ताकि इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है किसी भी ऐसे इंडियन सिटीज़न को जिस पर उन्हें शक होता है कि वो जो है गलत तरीके का डेटा रख के बैठा है, उस पर जो है कार्रवाई की जा सके। डेटा लोकलाइजेशन का मतलब मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसी प्रैक्टिस है कि जैसे कोई डेटा अगर किसी कंट्री में ओरिजिनेट होता है तो वहीं की कोई पर्टिकुलर एजेंसी उसको कलेक्ट करे, उसको स्टोर करे, इससे पहले कि वो डेटा जो है ट्रांसफ़र होकर किसी तीसरी कंट्री में चला जाए। ये डेटा लोकलाइजेशन का प्रोविज़न अभी इंडिया में नहीं है। जो भी इंडिया में डेटा जो है आपका इकट्ठा होता है वो एजेंसीज से बचकर, एजेंसीज को कलेक्शन हुए बगैर, उसको ऑर्गेनाइज हुए बगैर इंडिया से बाहर चला जाता है। वहीं बहुत सारे चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ के जो हैं क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं और इंडिया में कोई भी ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि वो चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ को, ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ को किसी भी तरीके से ट्रैक या ट्रेस कर सके। इसमें वो हमेशा जो है यूएस की एक नॉन प्रॉफिट एजेंसी की हेल्प ले रही है और यूएस की नॉन प्रॉफिट एजेंसी ही है जो जितने भी जो है आपके ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ में जो है इंडिया की मदद करती रही है। इसलिए अब ज़रूरत है कि हम जो है अपनी इन हाउस कैपेसिटी को जो है डेवलप करें, उसको स्ट्रेंथन करें और ज़रूरी है कि इस तरह की जो है इंटरमीडियरीज़ को जो है अकाउंटेबल बनाएं ताकि वो आइडेंटिफाई कर सकें और रिमूव करें इस तरह के चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ को और एक इमीडिएट एक्शन हो पुलिस द्वारा। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सेंटर और स्टेट जो है मिलकर काम करें और एक ऐसी स्टैट्यूटरी गाइडलाइंस जो है बनाएं जो कि काफ़ी जो है कामगार साबित हो साइबर क्राइम के इन्वेस्टिगेशन में। और इसके लिए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो है इंडिया सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट का कमिटमेंट और वो सब फंड्स जो मॉडर्नाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, वो साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर और इस पूरे साइबर क्राइम को रोकथाम करने में कामयाब हो सकते हैं। यही था आज का एडिटोरियल एनालिसिस। इसी तरह के एडिटोरियल एनालिसिस को जानने के लिए, पढ़ने समझने के लिए आप जो है हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसकी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक पर को ज्वाइन करें और आज से ही जो है इस तरह की पीडीएफ्स पाएँ।